मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से गुरुकुलम एक प्रयास के द्वारा व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। गत खंड में मैंने स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में बताया था और आज व्यंजन संधि के बारे में। गुरुकुलम एक प्रयास या तो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी, और इसमें नवम एवं दशम दोनों वर्गों के लिए यह समान रूप से लाभकारी है। आप ऑडियो सुनने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और ऐसा लगेगा कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है, मैं अपने काम में सफल हो रहा हूं और आपकी खुशी मेरी खुशी है। आप अगर सफल होते हैं, आप अगर कुछ सीखते हैं तो मेरे शिक्षार्थियों, मुझे इससे बहुत खुशी होगी। तो आज व्यंजन संधि के बारे में, संस्कृत का ये भाग है। संस्कृत में ही बताए थे स्वर संधि के बारे में, और कोशिश यही रहती है कि जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बस उन्हीं प्रश्नों से संबंधित मैं बताता हूं, और आलतू फालतू कुछ नहीं। बहुत समय बहुत कम है। अब बोर्ड परीक्षा के लिए 2021 के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय रह गया है, तो मैं चाहता हूं कि हिंदी और संस्कृत में यथासंभव आप लाभान्वित हों। आप मेहनत कर रहे होंगे, कहीं न कहीं आप कोचिंग में, ट्यूशन में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना प्रयास जारी रखिए और बैठे समय में आप इसको सुनिए। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए आप निश्चित रूप से मेरे YouTube चैनल या फेसबुक के माध्यम से आप जरूर सुनिए। याद रखिए, मेरा चैनल है गुरुकुलम एक प्रयास। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन है अ, आ, ई से लेकर 11 जो वर्ण है वो स्वर है, और जितना भी उसके बाद वर्ण है व्यंजन वर्ण कहलाता है। क ख ग घ च छ ज झ ञ, ये सब स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5, पपच 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, व, उस व्यंजन है ह, छ, त्र, तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह। तो 25, 4, 29, 4, 33, और उधर स्वर है 11, 33, 11, 44, ये हिंदी में होते हैं। तो संस्कृत में 3, 4 स्वर ज्यादा होते हैं। खैर उसकी बात छोड़ दीजिए। हा, छात्र, ज्ञ, ये मिश्रित व्यंजन है, इसमें मिला हुआ है। तो अब हम बिना देर किए व्यंजन संधि के बारे में जाने। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन तो आप समझ गए, 33 व्यंजन है, और उसके साथ या तो व्यंजन वर्ण मिले या फिर स्वर मिले।
याद रखिए कि जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें हलंत लगा देने पर वह उससे स्वर समाप्त हो जाता है। जैसे क, और क का उच्चारण जब इस तरह से हम करते हैं क, ख, ग, तो से स्वर समाप्त हो जाता है, केवल व्यंजन रह जाता है। तो इसमें सूत्र है संस्कृत में और बड़ा ही उपयोगी है। आप पुस्तक संस्कृत व्याकरण का पुस्तक निकाल कर आप देखिए और अपना नोटबुक पर कलम से लिखिए सूत्र और मनन चिंतन कीजिए, तो ज्यादा लाभान्वित आप हो सकेंगे। तो पहला सूत्र है व्यंजन संधि का, झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, इसका व्याख्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या र ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसको फिर से झलाम जसवंते, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या र ल या कोई स्वर रहे, तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिग्जोड़ गजः, दिग्गजः का बदल गया ग में, दिग्गजः। दिग्जोड़ अंबरः, दिगंबरः। अब व्यंजन वर्ण का दूसरा सूत्र है समः सूटी। समः सूटी, इसका अर्थ हुआ कि यदि सम के बाद कृत धातु या सम के बाद क्री धातु, क्री माने का, करी क्री, सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगमन हो जाता है। यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगमन हो जाता है, दंत स का आगमन हो जाता है। जैसे सम जोड़ कारः, यहाँ म में हलंत होगा, सम जोड़ कारः, तो यहाँ सम के बाद क आ रहा है, कारः क्री धातु से निष्पन्न है कोई, है ना, तो सम जोड़ कारः, यहाँ म बदल गया अनुस्वार में और दंत स आ गया, अकारः रह गया संस्कारः। समः जोड़ कृति है, संस्कृति है। यह हुआ दूसरा सूत्र। अब है तीसरा जो प्रमुख है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, थोड़ा उच्चारण कठिन है लेकिन बार बार आप अगर कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय
या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे बाक जोड़ मयः प्रथम वर्ण है और म है पंचम वर्ण, पाफा बाभा म। तो यहाँ प्रथम वर्ण है बाक क, अब म हो गया पंचम वर्ण। तो क बदल जाएगा अपने तृतीय या पंचम वर्ण में, तो क का तृतीय वर्ण हो जाएगा ग, क ख ग, वाग्मय। या क का पंचम वर्ण हो जाएगा अंग वांगमय, वाग्मय या वांगमय। तृतीय वर्ण भी होगा और पंचम वर्ण होता है, लेकिन पंचम वर्ण ज्यादा प्रचलित है। उत जोड़ नते, यहाँ प्रथम वर्ण है त और पंचम वर्ण है न। अब यहाँ त का तृतीय वर्ण अगर लेते हैं त थ द, उदनति अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पंचम वर्ण ही ज्यादा होता है। उत जोड़ नति उन्नति, प्राक जोड़ मुख प्रांग मुख, तत् जोड़ मात्रम तन मात्रम। ऐसे तृतीय वर्ण भी होता है, जैसे उत जोड़ दाम उद्याम, यहाँ तादा में बदल गया। तो यह हुआ तीसरा सूत्र। अब है अगला सूत्र जो प्रमुख है, बा पदान्तस्य। बा पदान्तस्य, इसकी व्याख्या हुई कि यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, स्पर्श वर्ण बता चुके हैं, कबार्ग चबार्ग टबार्ग तबार्ग पबार्ग में से कोई भी। तो यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है और बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम जोड़ कारः अहंकारः, म का अनुस्वार हो गया, अकारः रह गया अहंकारः, या अहंकारः अंगा भी हो जा सकता है, क के अंगा हो गया अहंकारः। किम जोड़ चित किंचित, सम जोड़ गमः संगमः, ये हो गया ये सूत्र बा पदान्तस्य। अगला है छेच। छेच, इसका हुआ कि हरस्व स्वर के बाद, अब यहां ऐसा लगता है कि हरस्व स्वर क्या है। हरस्व स्वर में होता है अ ई उ री, जितना भी हरस्व री है, हरस्व हो गया, फिर ई हरस्व ई, उ हरस्व आदि, ये चार वर्ण जो हैं वो हरस्व स्वर कहलाते हैं। तो हरस्व स्वर के बाद छ हो और छ के पहले त का आगमन हो तो त का छ हो जाता है। दीर्घ स्वर रहने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परिजोड़ छेद, यह होगा परिच्छेद, छ है ना, तो छ के पहले च आ गया, परिच्छेद। शाला जोड़ छादनम शालाच्छादनम, बी जोड़ छेद विच्छेद, छ पर च हो जाएगा। तो यह हुआ छेच सूत्र का व्याख्या। अब है अगला मो अनुस्वार। मो अनुस्वार, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो,
अंतस्थ में अभी बताए कि अंतस्थ में आता है य, र, ल, व, और उसमें आता है तालब स, मूर्धन्य स और दंत स। हाँ, यह आता है उस वर्ण में। तो यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण आए तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजोड़ योग, संयोग, म में म का अनुस्वार हो जाता है, योग रह गया, संयोग है ना, क्योंकि म के बाद य आ रहा है, ये यहाँ अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ स्वर है। स्वयं जोड़ वरः, स्वयंवरः। उसके बाद समजोड़ सारः, संसारः। उसके बाद अगला सूत्र है अष्टोह, अष्टुना, अष्टुः। अष्टोह, अष्टुनाः, अष्टुः। यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त का ट और थ का ठ हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट जोड़तः उत्कृष्टः, सस जोड़थः षष्ठः, पृष्ठ जोड़थम पृष्ठम। ये हुआ अष्टोह, अष्टुनाः, अष्टु की व्याख्या। अब है अगला सूत्र तोरली, तोरली। ता के बाद ल आए तो ता का ल हो जाता है, ता के बाद ल आए तो ता का ल हो जाता है। जैसे उत जोड़ लेख, उल्लेख, उत जोड़ लंघनम, उल्लंघनम, तत् जोड़ लीन, तल्लीन। तो यह हुआ व्यंजन संधि में जो मुख्य सूत्र है उसकी व्याख्या हमने किया। आशा है आप समझ गए होंगे, और अगर कुछ कम समझ में आया होगा तो अपने नोटबुक पर इसे उतारें, किताब लाएं संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत सहचर अच्छी पुस्तक है, और उसको देख करके ऑडियो सुने, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, है नहीं। तो आप अपने दोस्तों के बीच जो दशम वर्ग नवम वर्ग के छात्र हैं, दोनों में से कोई, तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, और अपनी राय जानने, आपकी राय जानने के लिए जरूरी है कि आप कमेंट करें। आप क्या चाहते हैं, कहाँ आपको नहीं समझ में आता है, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये ऑडियो समाप्त करता हूँ। अगले दिन रह जाएगा अगले में विसर्ग संधि। ठीक है।